मंजू धूपिया। मंजू और नितिन रस्तोगी एक निजी कंपनी के कंप्यूटर विभाग में काम करते थे। मंजू डाटा एंट्री ऑपरेटर थी और नितिन सिस्टम ऑफिसर। कंप्यूटर उस समय आया ही आया था। उसके बड़े नखरे थे। कोबोल प्लेटफॉर्म पर काम होता था। सप्लाई ना मिले तो विद्युत विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता था। यूपीएस भी बैठ जाए तो ट्रंक कॉल बुक करके 200 किलोमीटर दूर से उस कंपनी के सर्विस इंजीनियर को बुलाना पड़ता था, जिन्हें सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण का ठेका दिया हुआ था। डाटा, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मेमोरी, कमांड आदि बड़े अबुझ लेकिन चमत्कारी शब्द थे। कंप्यूटर विभाग तब कंप्यूटर विभाग ही कहलाता था, आईटी वगैरह तो नहीं। इंटरनेट और विंडो वगैरह की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। प्रोग्राम लिखना एक चमत्कारिक काम माना जाता था। इन लोगों की बड़ी पूछ थी। जनरल मैनेजर भी इनके काम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। दूसरों की ईर्ष्या के लिए तो यही पर्याप्त था कि ये दिन भर एसी में बैठकर ऐश करते हैं, जबकि हम धूप, धूल, गर्मी और पसीने से हलकान होते रहते हैं। काम के सिलसिले में अक्सर शाम को देर तक रुकना पड़ता था। कैंटीन से समोसे कचौड़ी मंगा लेते थे। दूसरा सारा स्टाफ जा चुका होता था। हाथ बड़ी समस्या को सुलझाने में जुटे रहते थे। मंजू नितिन की कुशलता की मूक प्रशंसक थी और नितिन मंजू की लगन, मेहनत और कभी न थकने और कभी किसी की शिकायत न करने जैसे गुणों का प्रशंसक था। जिस दिन स्टाफ की गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती, नितिन उसे घर तक ड्रॉप कर जाता। लेकिन कभी उसने बॉस और माताहत की पतली पारदर्शी दीवार में सुराख बनाने की कोशिश नहीं की। मंजू को कभी नहीं लगा कि वह नितिन की उपस्थिति में असुरक्षित है। फिर जैसा कि हो सकता है और होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार करने लगे। और एक दिन मंजू के स्क्रीन पर नितिन का प्रस्ताव आ गया, मुझसे शादी करोगी? और उसने एकदम सहज भाव से जवाब दे दिया, ओके। और मित्रों सहकर्मियों की उष्मा भरी उपस्थिति में एक दिन दोनों की शादी हो गई। मंजू श्रीमती रस्तोगी बन गई और नितिन की कार की डिक्की में भरकर उसका सामान नितिन के घर आ गया। नितिन के माँ बाप जम्मू में थे। बाप रिटायर्ड ब्रिगेडियर। वह 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। शादी के मामले में ऐसा एडवेंचर उसके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन पहले ही कर चुके थे, इसलिए वहाँ यह कोई पहाड़ गिरने जैसी बात नहीं थी। ट्रंक कॉल से सूचना दे दी गई और आशीर्वाद मांग लिया गया। माँ की पुत्र बताना तो था, फोटो तो भेज देता। ऐसे खालिशनुमा के बाद उधर से ओके मिल गया। मंजू के माँ बाप थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। मामा को लगा कहीं उनका परवरिश फेल तो साबित नहीं हो रही, जाने कैसा लड़का है। मामी ने सोचा अपने बच्चों की फिक्र करेगी इसकी। अब जैसा भी है, इसकी पसंद है तो शिकायत तो नहीं करेगी, खुद भुगतेगी। जैसा भी होगा, दान दहेज का भी खर्च बचा। इधर से भी इस तरह ओके हो गया और यूं करीब 1.25 महीने की तैयारी में मंजू और नितिन पति पत्नी हो गए। नितिन ने 1-2 रूम का फ्लैट किराए पर ले रखा था, जो घर जैसा ही लगता था, कुंवारों के अड्डे जैसा नहीं। ना फर्श पर सिगरेट के टुकड़े, ना पलंग पर कपड़ों का ढेर, ना अलमारियों में कॉकरोच, ना रसोई में पूड़ों पुड़ियों में दाल मसाले। हर चीज व्यवस्थित और करीने से। वॉशिंग मशीन थी तो उसके पास ही दीवार से लटका एक बन्नी रैबिट, जिसकी तोंद में मैले कपड़े रखे जाते। डबल बेड था तो उस पर बेड कवर भी था। डाइनिंग टेबल थी तो उसमें वही डोंगे बर्तनों को ढकने वाली जालियां भी। नल की टोटी पर कपड़े की थैली सिली हुई। टॉयलेट में ब्रश और मॉप तो बाथरूम में एड़ी घिसने का पत्थर भी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। जाले साफ करने या पोछा लगाने की व्यवस्था नहीं थी। कपड़े सुखाने की रस्सी नहीं थी। अचार, चटनी, जैम, जेली नहीं थे। फूल नहीं थे। बीच के दरवाजों में पर्दे नहीं थे, लेकिन नहीं थे तो हो सकते थे। मंजू ने स्वरूप की बजाय संभावना पर गौर किया और खुशी खुशी ओके कर दिया। और कुछ अजीब सा ही रहा। दोनों खुश थे, पर कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दफ्तर ही उठकर घर चला है। एक बार तो संभोग के दौरान ही नितिन को दफ्तर की कोई आपात समस्या याद आ गई और दोनों उसी की चर्चा करने लगे और उन्हें खुद पर हंसी तक नहीं आई। दोनों जल्दी उठते, तैयार होते, जल्दी जल्दी नाश्ता करते और दफ्तर भागते। शाम देर से लौटते। चाय पीने के बाद मंजू बर्तन साफ करने लगती तो नितिन सब्जी काट लेता या पास की दुकान से ब्रेड अंडे ले आता। मंजू खाना बनाने में लगती तो नितिन सलाद तैयार कर लेता या कल के लिए कपड़ों पर प्रेस कर डालता। खा पीकर एक दूसरे को बाहों में बांधे दोनों नींद में गुड़प हो जाते। टीवी था, पर कई रोज तक नहीं चलता। अखबार यदि सुबह पलटे नहीं गए होते तो अक्सर उनकी तह तक नहीं खुल पाती। रविवार तो और भी व्यस्त होता।
मंजू झाड़ू पोछा करती तो नितिन दोनों के कपड़े धो डालता, घर की सफाई होती, राशन खरीदा जाता, खाना खाकर पूरी दोपहर डटकर सोया जाता और शाम को कोई आ जाता या किसी के घर चले जाते। दूसरे दिन से फिर वही कार्यशैली। मंजू कभी कभी सोचती कि शादी से क्या फर्क पड़ा, सिवाय इसके कि मामा के घर पर नहीं नितिन के घर पर रह रही है। दफ्तर वहां भी जाती थी, यहाँ भी जाती है, घर का काम वहां भी करती थी, यहाँ भी करती है। बड़े बड़े सपने ना वहां थे ना यहाँ। उसके जैसी लड़की गरम दाल भात या आरामदेह चप्पल जैसी चीज के आगे क्या सपने देखे। लेकिन नितिन का घर, तो क्या यह उसका घर नहीं? यह घर उसने नहीं बनाया, रेडीमेड कपड़े या खाने जैसा है। उसे मिल गया, फिट भी नहीं है, कहीं से ढीला है तो कहीं से फंसता है, ऑल्टर करने का टाइम भी नहीं है। करेगी कभी टाइम मिला तो। नितिन को जरूर लगता है कि शादी के बाद जिंदगी कुछ बदल गई है। मसलन खाना गर्म मिलता है, बिस्तर शेयर करना पड़ता है, हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि घर में कोई और भी है, लेकिन और बाकी सब तो वही है, वैसा ही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी, लगता था वे एक नई शैली के दाम्पत्य की दागबेल रख रहे हैं। वह एक ऐसा घर बना रहे हैं जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों कमाते हैं और दोनों हर जिम्मेदारी को बराबरी से शेयर करते हैं। दोनों बराबरी के हकदार होते हैं, ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन एक दिन मंजू ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया। फिर तो सब कुछ बदल गया। ताज्जुब की नितिन को पहली चिंता मंजू की या घर की नहीं, अपने विभाग की हुई। मंजू दफ्तर में नहीं हुई तो काम कैसे होगा? क्या प्रबंधन उसके स्थान पर किसी और को नियुक्त करेगा? इसकी जगह जो आया, क्या उसमें भी मंजू जैसा समर्पण, निष्ठा, बगैर थके मेहनत करने और कभी किसी की शिकायत न करने का स्वभाव और मादा होगा? नितिन को नए सिरे से लगा कि मंजू उसके लिए अपरिहार्य है। मंजू के बगैर उसका काम नहीं चलेगा और मंजू जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब भी मंजू दफ्तर आ रही थी और पहले की तरह काम भी कर रही थी, लेकिन नितिन न उसे काम बता पा रहा था, न दिए गए काम को आज ही पूरा कर देने का आग्रह कर पा रहा था। वह उसके हिस्से का काम भी दूसरों को देने या अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे मंजू विभाग की कर्मचारी नहीं, विभाग की मेहमान है, शौकिया काम कर रही है। जब मन उचट जाएगा तो चली जाएगी। वह रह रहकर मंजू के चेहरे ध्यान से देखता, कहीं थक तो नहीं गई, बार बार पूछता, थकान तो नहीं लग रही? मंजू सहज भाव से काम कर रही होती तो उसे लगता है उसे थकान लग रही है, लेकिन यह बता नहीं रही। कई बार शाम 5 बजे ही काम छोड़कर उठ जाता, चलो चले, बाकी कल हो जाएगा। कभी जूस मंगा लेता, पूरे स्टाफ के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, सिर्फ मंजू के लिए। मंजू को अजीब सा लगता। नितिन की देखा देखी स्टाफ के दूसरे लोग भी उसके साथ नजाकत से पेश आते। मंजू कभी कभी झुंझला जाती। क्या दुनिया में कोई पहली बार कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देने जा रही है? यह तो रोज होता है, हर पल, पशु पक्षियों में भी। इसे भावुक होने की बजाय पढ़े लिखे की तरह वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता? और तो और बीच बीच में मामी भी घर आने लगी संभालने उसे और उसके घर को। हालांकि उनका संभालना, जब तक वह रहे उन्हें संभालो और फिर उनके संभाले को संभालो। बच्चा होने के बाद नौकरी छोड़ने का मंजू का इरादा न था न मन। वह तो 1.5 महीने की प्रसव पूर्व मैटरनिटी लीव में भी भयंकर रूप से बोर हो रही थी। लेकिन बेटी को जन्म देने के 6 महीने के बाद बहुत दुखी मन से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। बच्ची अंडरवेट पैदा हुई थी और चौथे ही रोज उसे निमोनिया हो गया था। मंजू की छातियों में दूध नहीं उतर रहा था। घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। बच्ची रात भर जागती थी और रोती रहती थी। अब इस माहौल में नितिन भी उसकी मदद ज्यादा नहीं कर पाता। मंजू की नींद कब से पूरी नहीं हो पाई थी। सास या नंदे अपने पति और गृहस्थी को छोड़कर कुछ रोज के लिए भी आने को तैयार नहीं थी। मामी पर मंजू को भरोसा ही नहीं था। प्रसव के 1.5 महीने बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों थी और 3 महीने बाद भी मंजू की अनुपस्थिति में दफ्तर के काम का हर्जा हो रहा था। और जहां ये लोग रहते थे, कोई ढंग की बाई भी नहीं मिल पा रही थी। नियम और कानून के बावजूद दफ्तर में पालना घर नहीं था और मंजू कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना, सारी पढ़ाई लिखाई का एकदम फालतू हो जाना उसे गवारा नहीं था। लेकिन बच्ची को छोड़कर या लेकर दफ्तर भी नहीं जाया जा सकता था। हार कर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। तो जैसे नितिन को भी राहत मिली। और फिर 6 महीने मंजू तरह तरह के झूठे सच्चे तर्कों से अच्छा ही किया कह कहकर खुद को दिलासा देती रही। नितिन का प्रमोशन हो गया। उसके दफ्तर में मंजू की जगह किसी और लड़की को रख लिया गया। यह मंजू को विचलित करने वाला था। वह तो वैसे ही इस
उत्सुकता से भरी रहती थी कि दफ्तर में उसके पीछे क्या क्या हो रहा है और अब उसके स्थान पर किसी लड़की की नियुक्ति। लेकिन लड़की ही क्यों? क्या किसी लड़के को नियुक्त नहीं किया जा सकता था? वह खोद खोद कर उस लड़की के बारे में नितिन से पूछताछ करने लगी। आखिर एक दिन नितिन उसे घर ही ले आया। नाम मालती, बड़ी खुशमिजाज। पर मंजू यही देखकर आश्वस्त जैसी हुई कि लड़की नाटी है, मोटी है, -4 का चश्मा लगाती है और हो सकता है दिमाग तेज हो, अन्यथा कहीं से भी मंजू से ज्यादा आकर्षक नहीं है। खुटक लेकिन बनी रही और बच्ची के बड़े होने के साथ साथ बढ़ती भी रही। लेकिन इससे पहले कि बच्ची प्रेप स्कूल जाना शुरू करे, मंजू नौकरी पर जाने की सोचे, वह दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अब इसकी शिकायत तो वह भगवान से ही कर सकती थी कि उसने गर्भधारण और बच्चों को जन्म देने का काम औरतों को ही क्यों सौंपा है। बच्ची के आते ही घर गृहस्थी का काम कुछ इस तरह बढ़ा कि मंजू को दिन में 24 घंटे भी कम पड़ने लगे। एक बच्चा सारे दिन भी माँ को इस कदर व्यस्त रख सकता है, यह मंजू ने कभी नहीं सोचा था। उसका रोना, उसके दांत, उसके दस्त, उसके पोतड़े, उसकी भूख, उसकी बोतल, उसकी नींद, उसका मचलना, वही थी अब घर की सारी गतिविधियों का केंद्र। और कुछ इस कदर कि नितिन भी उपेक्षित होने लगा। ना उसकी टाई समय पर मिल पाती, ना मोजे धुल पाते, ना खाना रुचि का बन पाता, ना कागज व्यवस्थित रह पाते। मंजू को समझ ही नहीं आता कि क्या करे, कैसे करे, कब करे। बार बार लगता काश काश घर में कोई बुजुर्ग महिला होती, नौकरानी रखी तो काम घटने की बजाय और बढ़ गया। बच्ची को सुला लेती तब तो नहा पाती और रात नितिन आकर उसे संभालते तब जाकर खाना बन पाता। जो भी जैसा भी। मंजू का जी दुखता कि दिन भर थकने के बाद घर आकर ठीक से कपड़े बदलने से पहले ही नितिन बच्ची को संभालता है और फिर उसे मनपसंद खाना तक नहीं खिला पाती। लेकिन खाना ही क्यों, रात को बिस्तर पर पहुंचती तो अंग अंग टूट रहा होता, आंखें जल रही होती और थकान और नींद इस कदर कि नितिन समझदारी से बर्दाश्त करता जाता। क्या यह ठीक था? क्या ऐसा लंबे समय तक चलते जाना ठीक था? नितिन का काम, जिम्मेदारी और जवाबदारी निरंतर बढ़ती जा रही थी। नए नए सिस्टम आ रहे थे, नए मैनुअल, नई ट्रेनिंग। दफ्तर की हर बात को जानने को घोर उत्सुक मंजू को वह इसकी सरसरी सूचना भी देने की कोशिश करता तो वह कौन माथुर, कौन सा प्रोग्राम करने लगती है। वह पाता कि मंजू सो गई है, नाक धीरे धीरे बज रही है और फिर इस पर दूसरा बच्चा। सबसे मुश्किल साल तो वही 5 साल थे। सोचती है तो लगता है बाप रे, क्यों करते हैं लोग शादी, क्यों पैदा करते हैं बच्चे, क्या मिलता है 5 साल में? जैसे एक किशमिश के 500 टुकड़े किए गए हों। मंजू जैसे किशमिश, मधुर यादगार पल भी कम नहीं। लेकिन दाम्पत्य, व्यक्तित्व, क्या इन बच्चों को बड़े होकर याद भी रहेगा कि इन्हें बैठना, चलना, खाना, खड़े होना आदि सिखाने में इनकी माँ के व्यक्तित्व का कितना चूरा हुआ था? आखिर बच्चे स्कूल जाने लगे, पहले एक फिर दोनों। तब जाकर मंजू ने फुर्सत से खुद को आईने में देखा और हलकान हो गई। कैसी भारी टूट फूट। क्या यह वही है? क्या यह वही मंजू है जिसने कभी नितिन को आकर्षित किया था? पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखी। क्या इतने पीछे छूट गई यह मंजू जो मामा मामी के आश्रय में पली थी और फिर भी जो दुनिया की छाती पर चढ़कर चहलकदमी करने का हौसला रखती थी? जिसने तब कंप्यूटर सीखा था जब अधिकांश लोग कंप्यूटर को कैलकुलेटर का ही बड़ा भाई समझते थे। जिसने निरंतर साधना से अपने लिए छोटी ही सही लेकिन एक मुकम्मल जगह तो बनाई थी। जिसे लगता था हाँ, मैं हूँ निर्णय लेने वाली, मैं ही तय करूंगी अपनी शर्तों पर। फिर नितिन की नजरों से खुद को देखने की कोशिश की। मालती का ध्यान आ गया, डर गई और अपने शरीर को झाड़ पहुंच सार संभाल में जुट गई। शाम को लेकर नितिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे रात की गाड़ी से बेंगलोर जाना था एक सेमिनार में और मालती भी साथ जा रही थी। बच्चे स्कूल चले जाते तो मंजू के पास 2 घड़ी की फुर्सत होती, बैठने, लेटने, अखबार पढ़ने, टीवी देखने, खुद के बारे में सोचने या अपनी बीती जिंदगी को याद करने के लिए। लेकिन तत्काल ढेर सारे काम याद आ जाते और वह फिर गृहस्थी में डूब जाती। कभी सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने कामों को ही इतना फैला लिया है कि उनसे सारा दिन भर जाए। नौकरी करती थी तब भी तो सारे काम करती थी फटाफट। अब वैसा क्यों नहीं हो पाता? क्या खाना बनाने के लिए 2 घंटे, कपड़े धोने के लिए 2 घंटे और घर साफ करने के लिए 2 घंटे लगाना सचमुच जरूरी है? फिर नौकरी करने वाली औरतें कैसे करती होंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे काम वह घंटे भर में निपटा ले और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी नौकरी पर चली जाए? करके देखेगी। हो गया तो फिर नितिन से इस बारे में बात करेगी। बड़ी आई मालती। क्या मंजू बेंगलोर कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकती थी? कभी नितिन पीसी लाए थे,
रात को उस पर काम करते थे। उन्होंने चाहा था कि मंजू भी सीख ले, इससे उनकी भी बहुत मदद हो जाएगी और मंजू भी अपडेटेड रहेगी। वह पीसी पर बैठी और आधे घंटे की मशक्कत के बावजूद उससे अपनी फाइल तक नहीं खोली गई। वह घबरा देने वाला था। नितिन लौटा तो पता चला पीसी खराब पड़ा है। नितिन के तनाव निरंतर बढ़ रहे थे। ट्रेनिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, डेडलाइन, क्या चल रहा है कंपनी में? पहले तो ऐसा नहीं था। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गईं, मंजू उनके लिए फालतू होती गई। अब बेटियां उससे काम तो नहीं करवाती, कभी वह आगे होकर कर देती तो वह भी उन्हें जरा पसंद नहीं आता। उन्हें लगता मम्मी उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, उनके मामले में इंटरफेयर कर रही है, उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। बड़ा अजीब था उनका तरीका सलीका। उनके कमरे में महंगे महंगे कपड़े, जूते, किताबें, कॉस्मेटिक्स, कैसेट, सीडी और मैगजीन के चारों तरफ बिखरे रहते। लेकिन मंजू कभी कमरा व्यवस्थित कर देती तो दोनों बुरी तरह चिढ़ जाती। वे खाना ढंग से नहीं खाती, एक पढ़ते पढ़ते खाती तो दूसरी टीवी देखते देखते, और मंजू टोकती तो बजाय ठीक से खाने के वे खाना छोड़कर उठ ही जाती। मंजू चाहती उनकी पसंद के खाने को पकाए, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उन्हें पसंद क्या है। उनकी पसंद की कुछ चीज़ें, मसलन नूडल्स, फ्रैंकी, पिज़्ज़ा, पास्ता, मंजू पूछ पाछ कर सीख साख कर बनाती तो तारीफ करना तो दूर मुंह चुराकर हंसती। उन्हें मंजू के बनाए सारे खाने ऑयली और स्पाइसी अतः और त्याज्य लगते, जबकि दोनों की हड्डियां निकल रही थी। कभी कभी मंजू को लगता यह हेल्थ कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस अच्छी चीज़ है, तो कभी लगता कि यह खतरनाक झक है। कैसे ये गृहस्थी संभालेंगी, या बच्चे जनेंगी या उन्हें पालेंगी, यही हाल रहा तो। लेकिन नितिन लगभग बेटियों के ही पक्ष में रहता। वे अपनी शॉपिंग करने नितिन के साथ ही जाती और ऐसे ऐसे कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, पोस्टर, अंडरगारमेंट्स खरीद कर लाती कि मंजू आंखें फाड़े देखती रहती ही रह जाती। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजों पर एक पोस्टर लगा रखा था जिस पर लिखा था, भीतर घुसो तो अपने जोखिम पर और सफाई की कोशिश ना करना। अक्सर उनकी सहेलियां या बॉयफ्रेंड आ जाते और वे ऊंची आवाज में अंग्रेजी गाने सुनते जिनका मतलब लाख सिर मारने पर भी मंजू को समझ नहीं आता। एक बार उसने नितिन से कहा, क्या बेटियों को इतनी छूट देना ठीक है? आखिर रहना तो इसी समाज में है। कहीं ड्रग्स लेने लगी या शराब सिगरेट पीने लगी या गाली बकने लगी, भले ही अंग्रेजी में या कुछ उल्टा सीधा। मंजू से कहा भी नहीं जा रहा था। नितिन ने उसे समझाया और अच्छे से समझाया कि स्वतंत्र जरूर हैं, कुछ स्वच्छंद भी हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार या बहके हुए नहीं। नए जमाने के हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे हमारे बचपन के नियमों के तहत नहीं। मंजू समझ भी गई, लेकिन शाम को नितिन ने मंजू की सारी चिंताएं बेटियों के आगे ज्यों की त्यों परस दी और फिर तीनों देर तक उस पर हंसते रहे। बेटियों और नितिन की सोच में समानता का एक कारण तो मंजू को यह लगता कि तीनों बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जबकि मंजू घर के बाहर जाती भी है तो सिर्फ सब्जी भाजी खरीदने। यह सच भी था। मंजू को सचमुच पता नहीं था कि पिछले 10-20 सालों में हमारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मिलन स्थल किस कदर बदल गए हैं। मंजू के लिए तो अपने ही बच्चों की दुनिया आश्चर्य लोक बनती जा रही थी, लेकिन नितिन बेटियों के बदलाव से, जिसे वह ग्रोथ कहते थे, को इसलिए भी आसानी से समझ पाते थे कि खुद उनके धंधे में उनका सामना रोज ऐसे ही बदलावों से हो रहा था। आज यह प्रौद्योगिकी तो कल दूसरी, आज यह मॉडल तो 2 साल बाद इसका कोई नाम लेवा भी नहीं। आज यह स्टेट ऑफ आर्ट है तो साल भर बाद वह मात्र स्टेट ऑफ क्राफ्ट ही बचेगा, जिसे गली कूचों में सड़क छाप मिस्त्रियों के पास देखा जा सकेगा। आज ये लेटेस्ट या इन है तो 6 महीने बाद इसकी बात करना भी अपनी हंसी उड़वाने जैसा है। पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को कौन बदल रहा है और ऐसा करने के पीछे उसका क्या स्वार्थ था, लेकिन हो तो जरूर रहा था एकदम, बल्कि स्वागत भाव से, सामूहिक सराहना के हांके हुंकारे के साथ, डरते डरते लेकिन अपने डर को छिपाते और दूसरों को डर का मजाक उड़ाते हुए। बार बार नितिन कहते कि इस फील्ड में ऑब्सलेंस बहुत फास्ट है, डिक्शनरी में देखो। मंजू ने ऑब्सलेंस का अर्थ, और चिंतित हो गई, क्या नितिन भी मन ही मन डर रहे हैं? और वास्तव में ऐसा ही हुआ, और देखते ही देखते हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसी देसी उत्पादकों को पछाड़ने के लिए जो तरकीबें काम लाती हैं, उनमें से एक यह भी थी कि जाओ पहले उस आदमी का सर्टिफिकेट लेकर आओ जिसने पश्चिम प्रमाण पत्र देने लगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा, और देसी उद्योग में ऐसे तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने की होड़ लग गई। ISO फलां, ISO ढिंगाना,
उत्पाद और प्रक्रियाएं नहीं, स्कूल, कॉलेज, रेलवे प्लेटफॉर्म, गधे घोड़े तक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण लेने दौड़ पड़े और फिर शुरू हुआ मजदूरों और कर्मचारियों का ऑब्सलेंस। हर दफ्तर, कारखाने और कंपनी में कंप्यूटर पर कर्मचारियों मजदूरों की सूचियां बनने लगी। गुण, ज्ञान, योग्यता, क्षमता या अनुभव के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उम्र के आधार पर। व्यापक तौर पर बगैर शोर मचाए यह मान लिया गया कि 40 साल की उम्र में आदमी निकम्मा, नकारा और निकाल दिए जाने लायक हो जाता है। 40 पार करके लोगों को वीआरएस लेने की सलाह दी जाने लगी। उन्हें अपने बेटों की उम्र के मताहतों के अंडर में काम करने को कहा जाने लगा या उन्हें गोदाम में पड़ी फाइलों के पन्ने गिनने या एक दिन में पूरे शब्दकोश का अनुवाद करने का काम पकड़ाया जाने लगा और तरीकों से जलील किया जाने लगा। उन्हें जता दिया गया कि अब उनकी उपस्थिति वांछित नहीं है। मंजू का जी थक कैसे रह गया। नितिन 40 पार कर चुके हैं। किसी दिन नितिन भी ऑब्सोलीट घोषित कर दिए गए तो कोई देख नहीं रहा था, लेकिन दिन भर खाली और फालतू बैठी रहने वाली मंजू ने खुद को पुनः विकृत करने की चेष्टा गंभीरता से चालू कर दी। कंप्यूटर, इंटरनेट, कुकरी, फैशन, हर्बल, योगा, वास्तु, ड्राइविंग, अंग्रेजी, कुछ जो भी इन था वह उसमें महारत चाहिए थी। भिड़ी रहती अक्सर या निकल जाती। बदलता शहर कैसे बदल रहा है, बाजार का मिजाज, दफ्तरों में घुस जाती, इस उस जुगाड़ में कैसे काम हो रहा है। युवक युवतियों की चाल ढाल, पुराने संबंध खोदे, साफ सूफ किए, कुछ नहीं भी बनाए। क्या होती है स्मार्टनेस, ब्लडी स्ट्रीट स्मार्टनेस। मंजू के हौसले की पहुंच से बाहर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उम्र और संस्कार साथ नहीं दे रहे थे। बदलते चलन की चिकनी रस्सी पर 2 हाथ चढ़ती तो 4 हाथ फिसल जाती। उसकी कोशिशें घर वालों से भी छिपी ना रह सकी। लड़कियां धीरे फाड़ कर देखती, नितिन कौतुक भरे लगते। मंजू के मन की कड़वाहट बढ़ती जाती। ना खाना पकाना सार्थक लगता, ना घर को चमकदार रखना। वह उदास और अकेला करने वाले निष्कर्षों तक पहुंच जाती। मन में गालियों की पीप के फुहारे छूटते। ब्लडी हेल, कोई अपना नहीं होता, ना घर, ना पति, ना बच्चे। अंत में अपनी अकल और अपने हाथ पैर ही काम में आते हैं। लेकिन जो लड़ाई मंजू लड़ने की कोशिश कर रही थी वह सिर्फ नफरत या हौसले के बूते पर नहीं लड़ी जा सकती थी, खासकर जब जमाने में के मयार इस कदर बदल चुके हैं। वह अखबार या नेट पर देखकर इधर उधर अप्लाई करती, कहीं से जवाब नहीं आता, नो थैंक्स या सॉरी तक नहीं। रिज्यूम भेजती तो पता नहीं किस अतुल कुएं में चला जाता। वॉक इन में जाती, घंटों बैठाकर रखा जाता। फोन पर समय लेकर जाती, मुलाकात नहीं होती। एचआर का कोई निहायत जूनियर अफसर आकर लॉबी में यह सूचित कर जाता कि जिन साहबों से वह मिलने आई हैं उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। रिसेप्शनिस्ट अपनी कॉस्मेटिक विनम्रता और सिंथेटिक सज्जनता से रिज्यूम छोड़ जाने की और अपने कॉल की प्रतीक्षा करने को कह देती। एक आध जगह तो उसे सलाह दी गई कि उसे नौजवानों को मौका देना चाहिए और खुद को सोशल सर्विस में बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं के पते भी दिए गए। वह किसी को कन्विंस तो नहीं कर पाती कि इस उम्र में नौकरी करना उसके लिए आखिर क्यों जरूरी है। वह विधवा है, पति की त्यागी हुई है। क्या वह 2000 प्रति माह में काम कर लेगी? तो क्यों नहीं वह किसी प्राइवेट स्कूल में टीचरशिप के लिए कोशिश करती? कभी कभी वह खुद भी उलझ जाती, क्यों ढूंढ रही है वह नौकरी। लाखों बेरोजगारी के इस मुल्क में उसके जैसी खाती पीती महिला के लिए किसी की जगह रोकना क्यों जरूरी है? क्या और किसी तरह से वह अपना खोया व्यक्तित्व नहीं ढूंढ सकती? वह जिद जैसी करती, छोड़ दूंगी, एक बार कर लेने दो, मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे सिद्ध कर लेने दो कि मैं कर सकती हूँ। एक जगह तीसरे चक्कर में कार्यालय प्रमुख ने बुलाया। मैं कर चुकी हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने कंप्यूटर पर काम करना तब शुरू किया था जब कोई जानता भी नहीं था कंप्यूटर क्या होता है। मैं C++, जावा, लाइनेक्स तीनों में काम कर सकती हूँ, शिफ्टों में भी, रात में भी। मुझे 7 साल का अनुभव है। 7 साल? क्या मैंने ठीक सुना? 7 साल तक आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करती रही? क्यों, क्या इस दौरान आपको कहीं जंप नहीं मिला? और अनुभव की बात तो आप ना ही करें। किसे जरूरत है आपके अनुभव की? वह अब किसके काम आ सकता है? चीजें तो बदल गई और बदलेंगी। मैं खुद 11-12 घंटे की नौकरी के बाद 3-4 घंटे खुद को अपडेट करने पर खर्च कर देता हूँ। होली दिवाली की छुट्टी नहीं लेता। रिश्ते नाते छोड़िए, मैं यह तक भूल गया कि गृहस्थी क्या होती है। मेरी बेटी क्या करती है, बेटा कहाँ रहता है। थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। अनुभव हम तो फ्रेशर्स को लेते हैं जिनमें सीखने की सहालियत और खटने का मद्दा होता है। फिर 3 या मैक्सिमम 4 साल बाद, यानी इससे पहले कि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़े, उन पर हमारी डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाए, या तो वे खुद हमें छोड़कर चले जाते हैं या खुद हम उनको किसी
प्रीटेक्स पर निकाल देते हैं और फिर फ्रेशर्स लेते हैं और कम पैसे में ज़्यादा खटेंगे। और आप माफ़ कीजिएगा मैम, इफ़ आई मे कॉल यू सो, 7 साल तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना गुण नहीं, आजकल अवगुण माना जाता है। तो खैर हम तो फिलहाल आपके लिए वो नहीं ले पाएंगे। आपके भी कुछ रीजंस होंगे जॉब करने के लिए, लेकिन मेरी एक एडवाइस है, प्लीज़ डोंट मेंशन अनुभव एनीवेयर। ओके ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। क्या ओके? खाक ओके? मंजू को लगा वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, समय उसके पक्ष में नहीं है, उम्र शत्रु बन गई है। उसका दिल बुझने लगा, डिप्रेशन रहने लगा। वह इतनी जल्दी बूढ़ी और कमजोर और पर आश्रित नहीं होना चाहती थी। उसे निकम्मा और निठल्ला होकर जीना मंजूर नहीं था। वह अपने ही घर में अपने पति और बच्चों की उपेक्षा और दया उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। वह चीजें रखकर भूलने लगी, सनकने लगी, घुटने लगी, टूटने लगी। एक दिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारतीय फ्रेंचाइजी के दफ्तर में क्रमिक विभाग के 2 बाबू काम करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ये रस्तोगी कौन होते हैं? बनिए। हाँ, दूसरे ने बोला। इनके कुछ अजीब अजीब सरनेम भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना, गिलड़ा भूतड़ा सब में होता है। फालतू भी होता है क्या? फालतू? क्यों, क्या हुआ? हस्बैंड तो रस्तोगी लगाता है, पर इस कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन के हर कॉलम में क्या लिखा है देख, मंजू फालतू, मंजू फालतू, मंजू फालतू। दिखा है? एज देखी? फेंक इसे। और मंजू फालतू की अर्जी रत्ती की टोकरी में चली गई।